Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu newspaper analysis for current affairs or prelims part of 27th of June 2020. 27 जून 2020 का हम स्टार्ट करेंगे. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव स्टार्टेड द रजिस्ट्रेशन फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, जिसमें कि करंट अफेयर्स पूरा आपका जितना भी पुराना 1 साल का 1.5 साल का करंट अफेयर्स है वो पूरा का पूरा रिवाइज किया जाएगा. एंड इन दैट सीरीज द रजिस्ट्रेशंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. क्लासेस विल स्टार्ट फ्रॉम 29th ऑफ जून, ओके, यानी कि 29 जून यानी कि परसों से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. उसमें वीडियोज़ विल बी अपलोडेड, कभी भी आप देख सकते हैं. नीचे लिंक में वो वीडियो दिया है जिसमें रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, एंड नीचे लिंक भी दी हुई है, तो यू कैन सी दैट एज वेल. एंड प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. अगर आपको कंटेंट पसंद आता है वीडियो का तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस फर्स्ट. पहला क्वेश्चन है, चांगपा इज अ ट्राइबल कम्युनिटी इनहैबिटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स. चांगपा जो कम्युनिटी है वो इनमें से कौन से स्टेट्स में रहती है. A is Odisha, B is Nagaland, C is Mizoram, D is Jammu and Kashmir. The correct answer for this, as you can see, is D. Jammu and Kashmir is the correct answer. तो चांगपा जो है, चांगथांगी गोट ग्रोज अ थिक वॉन अंडरकोट. यहाँ पे चांगथांगी गोट भी होती है, एंड विच इज़ द सोर्स ऑफ काश्मीर पश्मीना वूल. ओके, काश्मीर पश्मीना वूल का सोर्स भी है. द वर्ड्स फेमस कश्मीर जो होता है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, शॉल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है. ओके, एंड दूसरा जो क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग. आर्टिकल्स हैं और यहाँ पे स्टेट्स लिखे हुए हैं. तो पहला दिया है 371A सिक्किम, 371C आपका अरुणाचल प्रदेश, 371F नागालैंड, 371H मणिपुर, डी. तो यहाँ आपको करेक्ट कोड से मैच करना है, मतलब मैच द फॉलोइंग करना है. ऐसा नहीं कि करेक्टली मैच पूछा है, ये मैच द फॉलोइंग करना है. इधर 1 2 3 4 है, इधर ABCD है. तो 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D. क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C, यानी कि C D A B. ओके, C D A B इसका करेक्ट आंसर होगा, C होगा. एंड 371A जो होता है वो नागालैंड से है, 371B असम से है, 371C मणिपुर से है, 371D आंध्र प्रदेश तेलंगाना से है, 371E आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश से है, 371F जो है आपका सिक्किम से है, 371G आपका मिजोरम से है, 371H आपका अरुणाचल प्रदेश से है, I आपका गोवा से है, J आपका कर्नाटका से है. ये आपको याद रखना है. क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. मुल्शी डैम उत्तर प्रदेश, पवाना डैम छत्तीसगढ़, लाल बहादुर शास्त्री डैम कर्नाटका. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच. तो इसमें से मुल्शी डैम और पवाना डैम दोनों ही महाराष्ट्र में है, तो पहला दूसरा तो गलत हो गया. लाल बहादुर शास्त्री डैम जरूर कर्नाटका में है, तीसरा सही है. तो देखते हैं, ए विल बी द आंसर फॉर दिस. तो ए इसका करेक्ट आंसर है. मुल्शी और पवाना देखो दोनों महाराष्ट्र में है, और लाल बहादुर शास्त्री डैम आपका कर्नाटका में है. तो याद रखिएगा, दीज वर द क्वेश्चंस. कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा. लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. पहली जो न्यूज़ है वो फ्रंट पेज से है. सुप्रीम कोर्ट ओकेज द CBSE प्लान फॉर क्लास 10th एंड 12th एग्जामिनेशंस. तो हुआ ये है बेसिकली, क्लास 10th एंड 12th के एग्जामिनेशन थे CBSE के, इस बार उन्होंने कैंसिल कर दिए हैं. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया. सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने ये बोला इस बार जो बच्चे हैं दे विल बी असेस्ड फॉर द एग्जामिनेशन कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक बाय टेकिंग एन एवरेज ऑफ देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन द पेपर्स दे ऑलरेडी हैव टेकन. तो जो पेपर्स उन्होंने ऑलरेडी दे दिए हैं उनमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस उनकी रहेगी उनको उनका एवरेज लेकर के उनका असेसमेंट किया जाएगा. दिस इज व्हाट द CBSE हैज डन. ओके, असेसमेंट रिजल्ट जो रहेगा वो 15 जुलाई तक आ जाएगा. व्हाट दे आर डूइंग दैट, स्टूडेंट्स हु हैव टेकन द एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट्स विल बी असेस्ड आफ्टर द एवरेज इन देयर 3 बेस्ट परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स. ओके, जो अगर 3 से ज़्यादा एग्जाम दिए हैं तो उन के एवरेज निकाल करके बेसिकली कहना चाहिए उनका एवरेज निकाला जाएगा, और उसके थ्रू बेस्ट जो स्कोर रहेगा उसके थ्रू उनका रिजल्ट निकलेगा. अगर स्टूडेंट दो ही मतलब फॉर ओनली 3 एग्जाम्स सो फार द एवरेज ऑफ द बेस्ट 2 सब्जेक्ट्स विल बी टेकन. अगर 3 की जगह 2 में ही बैठा है, 3 में ही बैठा है, 3 से ज़्यादा नहीं बैठा है, तो 3 में अगर बैठा है तो 2 के बेस्ट परफॉर्मेंस का एवरेज निकाला जाएगा. इस तरीके से उसका स्कोर कार्ड निकाला जाएगा, और कैंसल्ड जो पेपर्स हुए हैं उनका जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा एक तरीके से. तो दिस इज़ व्हाट द CBSE हैज़ प्लान्ड. इस साइड में लिखा भी है, देखो, स्टूडेंट्स हु रोट मोर देन 3 एग्जामिनेशंस. तो यहाँ पे एवरेज ऑफ बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स, जिन्होंने 2 लिखे हैं या जिन्होंने 3 लिखे हैं तो बेस्ट ऑफ 2, और जिन्होंने 1 और 2 दिए हैं तो उनमें एवरेज ऑफ दीज प्लस इंटरनल एंड प्रैक्टिकल स्कोर्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है ना, तो ये आप याद रख सकें. दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ CBSE. इस बार एग्जाम कैंसिल कर दिए गए बिकॉज ऑफ द कोविड-19. तो ये आप याद रख सकते हैं. आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको देखना है.
एडिटोरियल हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किए थे आज भी, सुबह ही मैंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ आपको बता दिया एडिटोरियल पार्ट में। लेट्स मूव टू द न्यूज़ पार्ट नाउ। तो अगली न्यूज़ है ममता फ्लेज 100% एफडीआई इन कोल माइनिंग। अब जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ने जो 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है इन द कोल माइनिंग सेक्टर में जो 100% एफडीआई अलाउ किया है, दैट इज रॉन्ग, दैट इज नॉट करेक्ट। अब उनका क्या रीजन था ऐसा कहने का, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट करती है आपके आत्मनिर्भर भारत को। आप आत्मनिर्भर भारत करना चाहते हो और जो इंडियन कंपनीज है कोल की इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनको उन पर ट्रस्ट ना करके आपने 100% एफडीआई कर दिया कोल माइनिंग सेक्टर में। तो दिस पॉलिसी कैन नाइदर ब्रिंग एफडीआई, उनका कहना है कि दिस पॉलिसी कैन नाइदर ब्रिंग एफडीआई और एनी न्यू टेक्नोलॉजी दैट वी डोंट हैव एक्सेस एट प्रेजेंट। तो हमको हमारे पास तो लगभग सारी टेक्नोलॉजी है कोल सेक्टर में। इनफैक्ट कोल इंडिया लिमिटेड जो है, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी एंड इट हैज पोस्टेड अ प्रॉफिट ऑफ 27,000 करोड़ इन 2018-19। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आप उसकी कैपेबिलिटी से भरोसा नहीं करते और आपने 100% एफडीआई रख दिया, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। दिस इज व्हाट शी हैज सेड। बट आपको याद रखने वाली बात यह है कि गवर्नमेंट जो है उसने 100% एफडीआई अलाउ किया है इन द कोल माइनिंग सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया है। तो इसी का अपोज करते उन्होंने कहा था कि हमारे जो सेल्फ रिलायंट मिशन है, यानी कि हमारा जो आत्मनिर्भर वाला मिशन है, उसके अगेंस्ट जाता है ये। और कोल इंडिया लिमिटेड जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा इस समय वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है एक तरीके से, उसने इतना प्रॉफिट पोस्ट किया है तो भी आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो। हार्डशिप्स में पुश पीपल इनटू मेकिंग ड्रग्स फॉर अ लिविंग, यूएनओडीसी। अब यूएनओडीसी ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली, इसका नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। तो यहाँ पे एक जो प्रीलिम्स के स्पेसिफिक फैक्ट आपको मिलेगा कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन निकालता है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ये रिपोर्ट निकालता है, नाम है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, 2020 इसने निकाली है। इसमें उन्होंने कहा है कि बहुत सारे पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं आपके कोविड-19 पैंडेमिक के कारण भी बहुत ज़्यादा इलीगल ड्रग का प्रोडक्शन, सप्लाई एंड कंजम्पशन होना शुरू हो गया है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि पैंडेमिक में क्या होता है कि लोगों के पास लिविंग बनाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए काम नहीं रह जाता, और जब काम नहीं रह जाएगा तो वो यही काम करेंगे। इनफैक्ट 2008 की जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस, तब भी लोगों ने ऐसा ही कुछ किया था। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस ऑल्सो। तो नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 कौन निकालता है? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है क्या? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है, इट्स अ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1997 एज द ऑफिस फॉर ड्रग्स कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन। याद रखिएगा, 1997 में इसको बनाया गया था, ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन, बाय कंबाइनिंग द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। तो यूएन का एक प्रोग्राम है, इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। याद रखिएगा, इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम किसका प्रोग्राम है? ये आपका यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, यूएनडीसीपी जिसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। एंड दूसरा है क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन, जो है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में, उनके द्वारा बेसिकली कहना चाहिए उनका यूज़ करता है, कंबाइन करके उनका यूज़ करता है। 1997 में बना था ये, और क्या काम करता है? ड्रग रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनको रोकने का काम करता है। याद रखिएगा, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स को रोकने का काम करता है, ड्रग्स के मिसयूज़ का रोकने का काम करता है। क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन जो है यूनाइटेड नेशंस का, उसको कंबाइन करता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम के साथ, और इसका जो ऑफिस है वियना में है, उसका यूज़ करता है। द ऑफिस एम्स लॉन्ग टर्म to better equip government to handle drugs, crime, terrorism and corruption related issues। तो ड्रग्स रिलेटेड जो भी हैंडलिंग होती है ड्रग्स की, ड्रग्स के रिलेटेड क्राइम हो गया, ड्रग्स का यूज़ इन द टेररिज्म, ये सब चीज़ें, इन सब को रोकने का काम करता है, करप्शन रोकने का काम करता है। बेसिकली इसका काम यही सारी चीज़ें हैं। इसकी जो फंडिंग है 90% लगभग वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आती है जो इसके मेंबर हैं। ठीक है ना, ये भी आप याद रख सकते हैं। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, यूएनओडीसी, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। सेंट्रल रोल्स आउट एंटी ड्रग प्लान इन 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट। तो एक एनुअल एंटी ड्रग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है फॉर 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। अगर आपसे कोई पूछे कि एनुअल एंटी ड्रग एक्शन प्लान किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, एनुअल एंटी ड्रग एक्शन प्लान किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है ऑन फ्राइडे।
फ्राइडे जो था, मैंने कल जो था वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग भी था। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट इलीगल ट्रैफिकिंग एंड ड्रग अब्यूज। तो इस कारण से वहाँ पे उसका यूज़ किया गया और लॉन्च किया गया एंटी ड्रग एक्शन प्लान इन द 272 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट। याद रखेगा मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इस प्रोग्राम का नाम है नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त भारत या फिर ड्रग फ्री इंडिया कैंपेन कह सकते हैं। एंड इट विल फोकस नॉट जस्ट ऑन द इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट बट ऑल्सो ऑन द कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम इन द डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड इन द कोऑर्डिनेशन विद द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ कोऑर्डिनेशन में डिस्ट्रिक्ट्स में आउटरीच प्रोग्राम भी किया जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है वो नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो नोडल ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट, जो ड्रग्स रिलेटेड लॉज है उनका इन्फोर्समेंट करने का काम, और ड्रग रिलेटेड इंटेलिजेंस का काम भी यही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करती है। एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अब्यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस। तो ड्रग ट्रैफिकिंग और इलीगल सब्सटेंसेस का मिसयूज को रोकने का काम करता है। 1986 में बना था। इसकी जो प्राइमरी गवर्निंग बॉडी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सेकेंडरी गवर्निंग बॉडी इसकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसकी सेकेंडरी गवर्निंग बॉडी है। प्राइमरी गवर्निंग बॉडी इसकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। 1986 में ये बना था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री नशा मुक्त भारत का कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। एंटी ड्रग एक्शन प्लान बेसिकली इन्होंने 272 उसमें लॉन्च किया है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। इसका जरूर याद रखिएगा एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट कंफ्यूज कर सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होगा, ड्रग्स एब्यूज़ है ये सब, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ही है। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। आसियान स्टेट्स वार्न ऑफ साउथ चाइना सी टेंशंस। तो आसियान के जो स्टेट्स हैं वियतनाम, फिलीपींस, जो बेसिकली साउथ चाइना डिस्प्यूट में फंसे हुए हैं। साउथ चाइना सी में आप सबको पता है कि स्प्रैटले, पैरासिल, स्कारबोरो शोल, ये 3 आइलैंड्स है जिसका मेजर डिस्प्यूट चलता है। चाइना कहता है कि ये उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत आते हैं। दूसरी कंट्रीज कहती है कि वो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आते हैं, वियतनाम और ये, और इस कारण से कन्फ्लिक्ट होता रहता है। ठीक है ना। नाम याद रखें, स्प्रैटले, पैरासिल और स्कारबोरो शोल आइलैंड्स हैं। आसियान के बारे में पता रहना चाहिए। आसियान 1967 में बना था। 10 मेंबर कंट्रीज हैं। रीजनल ग्रुपिंग है जो कि प्रमोट करता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमंग इट्स 10 मेंबर्स। 10 मेंबर्स है ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। याद रखिएगा, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये इसके मेंबर्स हैं जिनके बारे में आपको याद रहना चाहिए। और ये बना कब था? ये 1967 में बना था। याद रखिएगा आसियान। ठीक है ना। तो बेसिकली ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। एंड मेजर चीज़ हो रही है ये कि पोस्ट कोविड-19 चाइना जो है थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तो आप सबको पता होना चाहिए। जैसे ये अगर आपकी कंट्री का बॉर्डर है, वाटर बॉर्डर शुरू हो रहा है तो 12 नॉटिकल यानी 12 नॉटिकल माइल तक तो आपका टेरिटोरियल वाटर आता है। 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर आता है। देन 24 नॉटिकल माइल्स तक आपका कंटिग्यूअस जोन आता है। फिर ये 12 से लेकर के 200 नॉटिकल माइल्स तक, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रहता है। ठीक है ना। तो यहाँ बेसिकली ये कंट्रीज़ का जो इशू है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को लेकर के ही है। हर कंट्री क्लेम कर रही है कि उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है और चाइना बोलता है कि नहीं, उनका खुद का है। UN 75 डिक्लेरेशन डिलेड। अब UN 75 डिक्लेरेशन डिले कर दिया गया है, क्यों? अब देखो UN 75 डिक्लेरेशन है क्या? बेसिकली इन अ बैटल ऑफ एंड फॉर वर्ड्स अ कमेमोरेटिव डिक्लेरेशन मार्किंग द 75th एनिवर्सरी ऑफ साइनिंग ऑफ द UN चार्टर। तो 75th एनिवर्सरी है फॉर साइनिंग ऑफ द UN चार्टर। क्यों? 1945 24 अक्टूबर 1945 को ये UN बना था, है ना। यूनाइटेड नेशन 1945 में बना था। 2020 में उसके 75 साल हो जाएंगे। तो 75th एनिवर्सरी को मार्क करने के लिए UN 75 बेसिकली एक डिक्लेरेशन हो रहा था। अब उसमें जो टर्म्स यूज किए गए थे वो यूज किए गए थे शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर, शेयर्ड विजन ऑफ अ कॉमन फ्यूचर। तो कुछ 6 कंट्रीज थी जिन्होंने इसका अपोज किया और कहा कि ये जो चीज है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, उसके विजन से मैच करता है। जो वर्डिंग है वो चाइना के जो कंट्री चाइना की जो पार्टी है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसके विजन से मैच करता है। इस कारण से ये रेजोल्यूशन डिले कर दिया गया। कौन कौन सी कंट्री ने अपोज किया? तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, बेसिकली यूके के अंतर्गत यूके के साथ मिलकर के इन्होंने इसका अपोज किया है। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। याद रखने वाली बात है कि चाइना ने रशिया, सीरिया, पाकिस्तान इनके साथ मिलकर के ऑब्जेक्शंस किए हैं कि क्यों आपने ऐसा किया।
होता क्या है कि जब भी कोई रेजोल्यूशन आता है, अगर उसको चुपचाप मान लिया जाए तो उसको बोलते हैं आप, उसको अपन साइलेंस प्रोसेस कहते हैं। साइलेंस प्रोसेस मतलब एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें रेजोल्यूशन पास होता है बिना किसी ऑब्जेक्शन के, इसको साइलेंस प्रोसेस कहा जाता है। यूएन में साइलेंस प्रोसेस क्या है, जब बिना किसी ऑब्जेक्शन के एक रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाए तब इसको साइलेंस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन इस बार साइलेंस प्रोसेस ब्रेक हो गई एंड इस बार जो यूके था उसने लेटर लिखा कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और ये जो कंट्रीज़ हैं, जापान है, ये बेसिकली कहना चाहती हैं कि ये पास नहीं हो सकता और ये रेजोल्यूशन थोड़ा डिले कर दिया गया। सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, UN 75। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। फोकस ऑन द रिवाइवल प्लान नॉट डेट सेज द फिनांस पैनल। तो 15 फिनांस कमीशन के जो चेयरमैन है NK सिंह, उनका ये कहना है कि अभी तो आपको इसमें चीज़ में फोकस करना चाहिए कि आप किस तरीके से बेसिकली अपने कंट्री का रिवाइवल कर सकें, इकोनॉमी का रिवाइवल कर सकें। अभी आप डेट के बारे में मत सोचो। आज एडिटोरियल जो पढ़ा था मैंने, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि चाहे आप हेलीकॉप्टर मनी लाओ, मतलब कि चाहे RBI से पैसा छपवाओ, चाहे आप दूसरों से मांगो, लेकिन आपको इकोनॉमी को निकालना है पहले, आप दूसरी चीज़ें बाद में सोचना। अपैरल रिटेलर्स में सी रेवेन्यू फॉल 30 to 35%। क्रिसिल, तो क्रिसिल जो कि रेटिंग एजेंसी है, याद रखिएगा क्रिसिल जो है आपका क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। इट्स अ इंडियन एनालिटिकल कंपनी प्रोवाइडिंग रेटिंग, रिसर्च एंड रिस्क एंड पॉलिसी एडवाइजरी सर्विसेज विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ अमेरिकन कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल। तो ये अमेरिका की कंपनी स्टैंडर्ड्स एंड पुअर ग्लोबल उसकी एक सब्सिडियरी है, लेकिन ये इंडिया में एनालिटिकल कंपनी की तरह काम करती है, रेटिंग प्रोवाइड करती है, रिसर्च प्रोवाइड करती है। 1987 में ये बनी थी। अब इनका कहना है कि जो अपैरल इंडस्ट्री है, अपैरल रिटेल सेक्टर है, उसमें आपका बेसिकली 30 to 35% का रेवेन्यू लॉस होने वाला है, ऐसा इनका कहना है। तो लिवरपूल ने इस बार का प्रीमियर लीग जीत लिया है एंड इट्स अ रेड लेटर डे विच दे आर कहिंग द रेड्स, इनको बोला जाता है। यर्गन क्लॉप की टीम है ये एंड लिवरपूल दे गॉट 86 पॉइंट्स। यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम एंड द सेकंड सिटी, जो सेकंड में है मैन सिटी। 31 मैचेस में केवल 20 ही जीते इन्होंने और 63 पॉइंट्स पे थे। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मतलब जब से ये आपका वर्जिल वैन डाइक और मो सलाह ये सारे आ गए हैं प्लेयर्स, तो काफ़ी अच्छा हो गया है ना, और बहुत ज़्यादा अच्छी टीम हो गई है। रॉबर्टसन हो गया आपका, अलेक्जेंडर इधर साइड आ गया, तो इट्स अ वेरी गुड टीम नाउ एंड इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट टीम्स यू कैन से, है ना। जो सलाह का और माने का कॉम्बिनेशन है, दैट्स अ ग्रेट कॉम्बिनेशन। सो इट्स ग्रेट टू सी दैट फाइनली देयर डिसीजंस आर पेइंग ऑफ। जो उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग की थी सीजन में, तो काफ़ी ज़्यादा उनका वर्जिल वैन डाइक इज़ वन ऑफ द मोस्ट, मतलब कि जो कि बहुत अच्छा डिसीजन था उन्होंने जब वो डिफेंडर लिया, तो सो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन एज वेल। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप you liked our video. Please do like, share, subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.